हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। दोस्तों, नक्शे पर इतिहास कार्यक्रम के अगले एपिसोड में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज का जो कार्यक्रम है उसमें हम अगला जो एपिसोड है अगले चैप्टर की तरफ ले चल रहा हूं और अगला चैप्टर है मृदभांड संस्कृतियां। तो जब पिछला टॉपिक आपने पढ़ा होगा तो इसमें वैदिक काल का जो वैदिक सभ्यता या काल जिसको आप कहते हैं उसका जो भौगोलिक एक्सपेंशन है उसके बारे में आपने जाना होगा, आपने समझा होगा कि आर्यंस जो थे उनका जो जियोग्राफिकल एक्सपेंशन था वो कहाँ से कहाँ तक था और उनके मैंने कुछ सोर्सेज जो वैदिक लिटरेचर्स के हो सकते थे उनके आधार पर मैंने उनके एक्सपेंशंस को क्लियर किया था। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ चीज़ें बताऊंगा मृदभांडों के बारे में। तो सबसे पहले तो टॉपिक क्लियर कर लेते हैं कि टॉपिक कौन सा है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के टॉपिक पर। तो टॉपिक है आज मृदभांड संस्कृति। आपको कार्यक्रम का नाम मालूम ही है, नक्शे पर इतिहास। नक्शे पर इतिहास के इस कार्यक्रम में हम नक्शे पर सारा इतिहास पढ़ने का प्रयास करते हैं। संपूर्ण इतिहास को हम नक्शे के ऊपर देखने का प्रयास करते हैं जिससे कि आप ये समझ पाते हैं कि जो इतिहास में चीजें आप पढ़ते हैं वो एग्जैक्टली मैप में कहां पर लोकेटेड हैं। तो हमारा फोकस नक्शे के ऊपर है, इतिहास के उन हिस्सों पर जो आपको नक्शे पर देखनी चाहिए। इस क्रम में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं मृदभांड संस्कृतियों पर। मृदभांड संस्कृति क्या है, ये क्या होती हैं, ये इनके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। ऑब्वियसली इसमें कोई दो राय नहीं है, मृदभांड संस्कृतियों के ऊपर भी चर्चा होगी। तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं पॉटरी कल्चर। ठीक है, पॉटरी कल्चर। देखिए, बहुत शुरुआत में हम लोगों ने पाषाण काल पढ़ा। पाषाण काल, तो पाषाण काल में मानव जो है वो पाषाण का प्रयोग कर रहा था और उसका जो विकास था, उसका जो डेवलपमेंट था, उसके डेवलपमेंट को पहचानने के लिए जिन चीजों का हम सहारा ले रहे थे वो पाषाण के जो पत्थर के जो हथियार या औजार हम कह सकते हैं, जिन औजारों का इस्तेमाल कर रहा था वो था। और ये औजार था क्या? औजार मतलब प्रयोग की गई वस्तुएं, टूल्स। ये टूल्स वो टूल्स नहीं थे जिनमें वो किसी चीज की स्थायित्वता को दिखाता, लाइक कि वो किसी चीज को स्टोर कर पा रहा हो। ये टूल्स थे कि किसी चीज का शिकार कर पाए, तोड़ पाए, पहुंच पाए चीजों तक। इसलिए ये हंता थे, मतलब इसमें हनन करने की प्रवृत्ति दिखती थी। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे ये सभ्यता में चलना शुरू करते हैं और उनके पास इन औजारों के साथ साथ जो अन्य उपकरण हैं वो हमको देखने को मिलने शुरू हो जाते हैं। अन्य उपकरणों में जैसे कुछ पात्र वगैरह हमको देखने को मिलते हैं। तो पात्रों की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, टूल्स की इंपॉर्टेंस कम हो जाती है, हथियारों की इंपॉर्टेंस जो है वो कम हो जाती है। हथियार हैं, अब हथियार हो सकता है पात्र बनाने के लिए हो। हथियार अभी भी उन्हीं तरीके से इस्तेमाल हो रहे थे। कोई शिकार करना है तो शिकार तो करना है, लेकिन हमें स्टोर ज्यादा, हमें क्या करना है, ज्यादातर हमें सामाजिक रहना है, चीजें कंटेन करके रखनी है। तो अब हम सिर्फ इस तक सीमित नहीं रह गए थे, अब इसके अलावा जो अन्य चीजें थी वो अन्य चीजों में जो बर्तन है, पात्र जो है, उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। व्यक्ति पात्र की तरफ ज्यादा सीमित हो जाता है क्योंकि हंटिंग के बाद उसने गैदरिंग करना शुरू कर दिया था, चीजें इकट्ठी करनी शुरू कर दी थी। तो जब वो चीजों को इकट्ठी कर रहा है तो उसके पास पात्र की आवश्यकता होगी। यहां वाले काल में वो पात्र नहीं रख रहा था क्योंकि उसको इकट्ठा नहीं करना था, सिर्फ हंटिंग करनी थी। जब वो गैदरिंग करेगा तो ऑब्वियसली उसको पात्र की आवश्यकता होगी। प्रारंभिक पात्र जो होंगे ऑब्वियसली वो हस्त निर्मित होंगे, हस्त निर्मित होंगे। अब वो हस्त निर्मित होंगे, ऑब्वियसली वो बेडौल होंगे, वो बहुत अच्छे नहीं होंगे, बहुत कलाकृतियां उसमें नहीं बनी होंगी, डिजाइन्स नहीं होंगी, सुंदर नहीं होंगे, टिकाऊ नहीं होंगे, केवल यूजेबल होंगे कि जो उनकी प्रारंभिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर दें उतने। जब इनका ठीक तरीके से इस्तेमाल करना जाना शुरू कर दिया गया होगा तो इन हस्त निर्मित पात्रों में भी सुधार किया गया होगा। मानव में सुधार की प्रवृत्ति होती है, उसने इसको डेवलप किया होगा, तो इसने इसको बेहद अच्छा आकार देना शुरू किया होगा। अब इसने अच्छा आकार दिया होगा, हो सकता है कि अगर ये हस्तनिर्मित बेडौल था
विडॉल था, तो अब इसने यहां पर अच्छा आकार देना शुरू किया। अच्छा आकार जब दे लिया होगा तो हो सकता है उसे रंग देना शुरू किया हो। अच्छा रंग देना शुरू कर दिया होगा तो हो सकता है उसे चित्रित करना शुरू कर दिया हो। और ये सब चीजें स्टेप बाय स्टेप होनी शुरू हुई होंगी। और हो सकता है कि फिर बाद में उसने हस्त निर्मित कला को छोड़ करके मशीनीकृत, यानी कि इसके लिए भी किसी न किसी उपकरण का प्रयोग किया हो, अर्थात हाथ की बजाय उपकरण निर्मित पात्र बनाना शुरू कर दिया हो। तो हम उसको क्या बोलते हैं? चाक। उदाहरण स्वरूप चाक। तो उसने चाक से बर्तन बनाए होंगे। हो सकता है कि हस्त निर्मित बर्तन जो है वो कच्चे हों, हो सकता है कि चाक निर्मित बर्तन भी कच्चे हों, पर हो सकता है कि आगे चल करके ये पक्के बर्तन बनने लगे हों। सो ये है डेवलपमेंट्स, और ये डेवलपमेंट्स किसी ना किसी प्रकार के सुर या किसी न किसी प्रकार के लय को प्रदर्शित करते हैं, जो ये दिखाते हैं कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक डेवलपमेंट्स हुए होंगे। दैट इज वाई जब हम इस तरह से किसी चीज में आगे बढ़ रहे होते हैं तो इसी को बोलते हैं संस्कृति, संस्कृति या सांस्कृतिक विकास। तो ये जो संस्कृति है ये ठीक उसी तरीके से जैसे आप लोग कभी आपने कभी महसूस किया है, आपने इंग्लिश, जनरली आप लोगों ने इंग्लिश या फिर जैसे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं आप, तो हिंदी आपने पढ़ी होगी, या आप किसी क्षेत्रीय भाषा के, आपने जिस भी जगह पे आप साउथ में हैं तो आपने तमिल, तेलुगु, मलयालम, आपने असमीज पढ़ी होंगी। नॉर्थ वेस्ट में अगर आप हैं, आप मतलब जो भी गुजराती, ईस्ट वेस्ट के अगर आप हैं, नॉर्थ ईस्ट में अगर आप असमीज पढ़ रहे हैं, असम के हैं, तो माने जहां के भी हैं आप, आपने अपनी रीजनल लैंग्वेज पढ़ी होगी। तो हर एक लैंग्वेज, बंगाल में तो बंगाली, तो आपकी एक वर्णमाला होती है कि नहीं होती? वर्णमाला में पहला जो अक्षर होता है वो, और जो अंतिम अक्षर होता है, अंतिम अक्षर जो होता है वो, इसमें आपको एक विकास का क्रम दिखता है या नहीं दिखता है? हमेशा दिखता है। आप देखोगे आपको हमेशा पहले अक्षर से अंतिम अक्षर में एक विकास का क्रम दिखेगा। भाई देखो हिंदी में तो दिखता है, एटलीस्ट दिखता है कि नहीं? उसमें स्वर है, व्यंजन है, जो एक से दूसरे में डेवलप होते हुए, आप किसी भाषा शास्त्री से पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि आखिरकार आ से पहले क्यों आता है, आखिरकार क ख से पहले क्यों आता है। रीजन है इसके, ऐसा नहीं है कि खा को भी तो हम पहले लिख सकते थे और का को हम बाद में लिख सकते थे, लेकिन इसका रीजन है, इसके तर्क है, इसके कारण है। किसी भाषा शास्त्री से आप पूछेंगे तो आपको पता चलेगा। समझ में आया? पंचमाक्षर में आखिर अंगा, इया, ड़, न, मा ही क्यों आते हैं, और इसी क्रम में क्यों आते हैं? मां ऊपर क्यों नहीं आता, इया नीचे क्यों नहीं आता? तो ऐसी जो चीजें हैं ये कल्चर को डिफाइन करती हैं, ये एक प्रक्रिया को डिफाइन करती हैं, ये एक डेवलपमेंट के थ्रू आती हैं। और आपने देखा होगा कई सारी ऐसी भी वर्णमालाएं होती हैं जिनका निरंतर विकास होता है। कम से कम हिंदी में ऐसे उदाहरण तो हैं, जिसमें आप देखोगे कि शुरुआत में वर्णमाला में कुछ अक्षर थे जो समय के साथ अक्षर बढ़ते भी चले गए। तो कुछ ऐसी वर्णमालाएं हैं जो समय के साथ एडॉप्शंस को अपनाती हैं, कुछ चीजों को, कुछ नए वर्णों को, कुछ नए सुरों को अपनाने लगती हैं। जब उनका विकास हुआ था तब शायद वो सुर या वर्ण नहीं थे, बाद में उन्होंने उसको अपना लिया। तो हिंदी वर्णमाला में कुछ वर्ण बाद में भी जोड़े जाते हैं। ऐसी बहुत सारी वर्णमालाएं हैं जो समय के साथ अपने आप को अपडेट करती हैं, तो एक परंपरा को जन्म देती हैं। इसी तरीके से मृद भांड जो है, मृद भांड का मतलब होता है, मृद मतलब मिट्टी और भांड मतलब पात्र। तो मिट्टी का पात्र, तो ये जो मिट्टी का पात्र है, इनिशियली उसने मिट्टी का पात्र बनाना शुरू किया और मिट्टी के पात्र का इस तरीके का कोई डेवलपमेंट हुआ होगा, इसीलिए इसको मृदभांड संस्कृति कहते हैं। अब देखिए मृदभांड संस्कृति भी अलग अलग तरीके की है। जैसे 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 मान लेते हैं कि किसी ने रंग देना, सपोज दैट रंग देना शुरू किया होगा, तो क्या उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, पूरब से लेकर के पश्चिम तक सभी जगहों पर सेम तरीके के, सेम रंग के बर्तन रंगे जा रहे होंगे? नहीं, किसी ने लाल रंग का प्रयोग किया होगा,
किसी ने गेहुए रंग का प्रयोग किया होगा, किसी ने काले रंग का प्रयोग किया होगा, किसी ने धूसर रंग का प्रयोग किया होगा, किसी ने रंग ही नहीं प्रयोग किया होगा, किसी ने नेचुरल रंग का किसी प्रयोग किया होगा। अगर किसी ने चित्रण बनाना शुरू किया होगा तो क्या सबने फूल पत्ती ही बनानी शुरू की होगी, या सबने ज्यामितीय आकृतियां ही बनानी शुरू की होंगी, या सबने पशु पक्षी ही बनाने शुरू किए होंगे, सबने रेखा ही बनानी शुरू की होगी, या कोई रैंडम पैटर्न बनाना शुरू किया होगा। तो एक सेम, और हां ये जरूर हो सकता है कि एक सेम काइंड ऑफ कलर्स, सेम काइंड ऑफ पैटर्न एक निश्चित क्षेत्र में हो सकता है लोगों ने अपनाए हों, कि इस जगह के लोगों ने इस तरीके के रंगों के मृदभांड बनाए, उस जगह के लोगों ने उस तरीके की पेंटिंग्स बनाई, यहां के लोगों के चाक के उपकरण जो थे वो इस तरीके के मिलते थे, यहां के लोगों के बर्तनों के साइज ऐसे थे। जैसे किसी जगह की थाली का साइज छोटा हो सकता है, किसी जगह की थाली का साइज बड़ा हो सकता है। आज भी अगर आप चले जाइए तो पंजाब में आपको ग्लास जो है वो बड़े साइज के देखने को मिलते हैं अन्य जगहों की तुलना में। तो ग्लास तो वहां भी है, लेकिन पंजाब में लस्सी वाले ग्लास देखिए आप। अब अगर आप पंजाब से हैं तो बताइए, लस्सी वाले ग्लास बहुत बड़े बड़े ग्लास होते हैं वहां पर। तो अंतर है, तो कल्चर में क्या हो जाता है, अंतर हो जाता है हमारे यहाँ। तो इसीलिए इसको बोलते हैं मृदभांड संस्कृति। आई होप कि आपको मृदभांड संस्कृति के बारे में समझ में आया होगा कि मृदभांड संस्कृति क्या है। बेसिकली मृदभांड संस्कृति उस कौशल या उस तकनीकी को कह रहे हैं जिसमें मृदभांडों को निर्मित किया गया है। अलग अलग काल, अलग अलग स्थान, अलग अलग समयों में विशेष प्रकार की संस्कृतियां हमको देखने को मिलती हैं, जिसके आधार पर हम इन कल्चर्स को, इन परंपराओं को डिफाइन कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं ये, आइए एक बार कुछ नजर डाल लेते हैं उन पर। तकरीबन 3 से 4 प्रकार की मृदभांड संस्कृतियां हैं। अगर हम मृदभांड संस्कृतियों की बात करें, मृदभांड मृदभांड संस्कृतियां, जिनके ऊपर हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे और जिनके लोकेशंस भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। जिन लोकेशंस की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उनको गेरुवी या गायरिक, गेरुवी गेरुवी या गेरुई कुछ भी बोला जा सकता है, या कहीं कहीं गैरिक भी लिखा रहता है, गैरिक मृदभांड संस्कृति कहते हैं। संस्कृति यानी कि पॉटरी कल्चर में एक ऑक्रे या ऑकेर कलर्ड पॉटरी कहा जाता है इसको। ऑकेर कलर्ड पॉटरी कल्चर, ठीक है, या शॉर्ट में इसको ओपीसी भी बोला जाता है। ध्यान रखना, इसको शॉर्ट में ओपीसी भी बोलते हैं। तो एक तो ये कल्चर है, इसके बारे में बताएंगे कि ये क्या है। दूसरी बहुत ही फेमस है, चित्रित धूसर मृदभांड। चित्रित धूसर मृदभांड। दूसरा कल्चर आपका कौन सा हो गया, चित्रित धूसर मृदभांड। पेंटेड ग्रे वेयर, ठीक है, पेंटेड ग्रे वेयर, यानी कि ये चित्रित है, पेंटेड है ग्रे कलर में। धूसर का मतलब होता है जो धूमिल टाइप का कलर होता है, धूसर कलर, ग्रे वेयर होते हैं। इसी तरीके से एक और है जिसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड। क्या बोलते हैं, उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड। अगर आपको हिंदी के नाम टफ लग रहे हैं तो आप चाहें तो इंग्लिश के नाम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको बोलते हैं नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड पॉटरीज या वेयर, ठीक है।
NBPW, शॉर्ट में इसको बोलते हैं NBPW, और इनको PGW बोलते हैं शॉर्ट में। ये बहुत फेमस नाम है, ध्यान रखना। PGW बहुत फेमस नाम है, NBPW बहुत फेमस शॉर्ट नेम्स हैं। तो एब्रिविएशंस जो हैं इनके आप चाहें तो याद रख सकते हैं, नॉर्दर्न ब्लैक पेंटेड वेयर। और एक और है आपका जिसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड, हो गया ना, कृष्ण लोहित मृदभांड। एक और है कृष्ण लोहित मृदभांड, या इसको साधारण तौर से हिंदी में काले लाल मृदभांड भी कहा जाता है, काले लाल मृदभांड। ठीक है जी। तो ब्लैक रेड वेयर से ही, ब्लैक एंड रेड वेयर। तो इनको B&R वेयर, BNRW या BRW के नाम से जाना जाता है। तो आपको OPC, PGW, NBPW और BRW, ये 4 नाम याद रखने हैं। इन चारों में 4 संस्कृतियां आपको देखनी है। ठीक है, ये पॉटरी कल्चर्स हैं। ठीक है, ये पॉटरी कल्चर्स हैं। अब इनमें में से आज हम जिसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो ये वाला है, इस वाले कल्चर के ऊपर आज हमारा डिस्कशन रहेगा। ठीक है जी, ये वाले पे आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। कौन कौन सा? गेरवी या गैरिक मृदभांड संस्कृति, इसके स्थान जो हैं उनके ऊपर आज का हमारा डिस्कशन रहेगा। तो पहले हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि ये गैरिक जो संस्कृति है, अर्थात जो गिरवी संस्कृति है, ये आखिरकार है क्या और इसके स्थान कहाँ पर हैं वो तो हम लोग देख ही लेंगे, और इसकी कुछ विशेषताओं को भी जानने का प्रयास करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो समझ लेना है कि जो गैरिक मृदभांड कल्चर है ये आपका ये जो है आपका नॉर्दर्न एरिया जो है भारत में, उत्तर भारत में अगर आप देखोगे तो नॉर्दर्न एरियाज में आपको ज्यादा देखने को मिलता है। विशेष रूप से एक ऐसे बर्तन है ये, मतलब पात्र इनके जो होते हैं वो मिट्टी के ही बर्तन है। तो ये आपको ध्यान रखना है। गैरिक मृदभांड जो है, गैरिक मृदभांड की अगर हम बात करें तो गैरिक मृदभांड आपको मिट्टी के बर्तन ही मिलेंगे, मिट्टी के बर्तन ही हैं। और ये जो मिट्टी के बर्तन हैं ये आपको उत्तरी गंगा घाटी जो है, उत्तरी भारत में गंगा घाटी का जो इलाका है, गंगा घाटी, खास तौर से जो ये गंगा यमुना दोआब है, गंगा यमुना दोआब, उस रीजन में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, ये आपको देखना है। ठीक है, तो बेसिकली इनका जो रंग है, गैरिक मृदभांड इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो रंग है ये गेरुआ है, गेरुआ रंग। ठीक है, इनका जो रंग है वो कैसा है? गेरुआ रंग है। गेरुवर्ण होने के कारण इनको गेरुए रंग का मृदभांड कहा जाता है। कहते हैं कि 1949 में सबसे पहला जो मृदभांड, गैरिक मृदभांड का खोजा गया था वो बदायूं के बिसौली में खोजा गया था, बदायूं के बिसौली में। अभी मैं जगह जो है वो लोकेट कर दूंगा आपके लिए। बदायूं के बिसौली में लोकेट किया गया था और बीबी लाल नाम के आर्कियोलॉजिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने इसको एक्सकवेट किया था। इसके अलावा बिजनौर एक जगह है इंपॉर्टेंट, राजपुर परशु जगह पड़ती है वहां पर, राजपुर परशु जगह पड़ती है बिजनौर में, वहां पर इन 2 जगहों पर इसकी पहले जो है खोज की गई थी। यहां से इसके पात्र जो है आपको देखने को मिलते हैं शुरुआत में। तो कितने लोग बदायूं और बिजनौर के हैं, जरा एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।
और टॉपिक आपको समझ में आ रहा है इसके बारे में कमेंट जरूर कर दिया करिए, जैसा कि मैंने आपको बताया है। ठीक है, आप जितने भी व्यूअर्स हैं सबका कुछ ना कुछ कमेंट करना जरूरी है। हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करेगा। क्वालिटी के हिसाब से अगर हम देखें, अगर हम ये बात करें कि इनकी जो क्वालिटी है, क्वालिटी की अगर हम बात करें तो ओपीसी जो है पॉट्स जो हैं, ओपीसी पॉट्स क्वालिटी में बहुत अच्छे नहीं है। ठीक है, ये थोड़े से खराब अवस्था में, इनकी क्वालिटी जो है वो खराब है। खराब क्वालिटी होने के रीजंस जो हैं उसको लेकर के एकमतता नहीं है, एकमत नहीं है, इतिहासकार जो है वो एकमत नहीं है, तर्क संगत नहीं लगती उन लोगों की बातें, इस वजह से ऐसा है। अब ये बात सही है कि क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्योंकि कई जगहों पर ऐसा लगता है कि जब इन पॉट्स को खोजा गया तो इनके जो कलर हैं वो छूटते हैं। मतलब उंगली लगाओगे तो हाथ पे जो है आपका रंग उसके ऊपर आ जाएगा, और कुछ पाउडर जैसी चीज जो है आपके हाथ में लग जाएगी, तो बहुत अच्छी तरीके से नहीं है। तो कुछ लोगों का कहना है कि ये इस वजह से ऐसा हुआ है कि ये पात्र बहुत दिनों तक पानी में रखे रहे तो खराब हो गए उनके रंग, ठीक है, कमजोर या बेकार हो गए, मुरझुरा गए। या कुछ लोगों का कहना है कि बर्तन के रंग ही अच्छे नहीं थे, पानी तो ठीक है लेकिन बर्तन की क्वालिटी, जो मिट्टी की क्वालिटी है वो क्वालिटी अच्छी नहीं थी, इस वजह से ऐसा हो गया। जो भी है, पर नहीं है, अच्छी क्वालिटी नहीं है। तो चलिए डिस्कशन करते हैं, लेकिन उससे पहले एक हम जो है यहाँ पर मैप बना लेते हैं। मैप बनाने से पहले एक जानकारी मैं आपको दे देना चाहता हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी। मेरे जितने स्टूडेंट हैं, अगर वो बैच लेने की जरा सी भी सोच रहे हैं तो मैं कहूँगा कि यार ये परफेक्ट टाइम है जिस समय आप बैच ले लो यार, मतलब मेरे कहने से ले लो फटाफट। क्योंकि जरा देखो 2027 वाला जो बैच है ना, 2027 वाला बैच, 2027 वाला बैच जो कि 28-29 हजार का हुआ करता था, मुझे याद आ रहा है, या कितने 18-20 हजार के आसपास हुआ करता था, सॉरी 20 हजार प्लस का था वो बैच। वो अभी आपको 11 हजार रुपए में मिल जा रहा है। अब ये कब तक मिल रहा है ये मालूम नहीं, आज कल कभी भी खत्म हो जाएगा, अभी तो मिल रहा है। तो अभी आप तुरंत कुछ नहीं कीजिए, आपको बैच जो, और इसमें सारी चीजें मिलेंगी आपको, बुक्स, मतलब जो भी चीजें इसमें मिल रही थी वो सारी चीजें आपको इसमें मिलने वाली। और इतना प्राइस अभी तक स्टडी आईक्यू का कभी भी इस लेवल पे आपको नहीं मिला है, ध्यान रखिएगा। तो भाई अगर आप सारी चीजें पाना चाहते हो, और इतने का मुझे लगता है कि 11,000 रुपीज आर हाईली अफोर्डेबल, मतलब इतना अफोर्ड तो कर सकते हैं इसका। अगर मान लेते हैं कि नहीं भी है किसी के पास, तो थोड़ा बहुत किसी ना किसी प्रकार के इसकी व्यवस्था की जा सकती है। तो आप इतनी व्यवस्था करके फटाफट से 11 हजार रुपए में, और ध्यान रखिए विरद लाइव कोड लगाना है, विरद लाइव। इस कोड के अलावा कोई दूसरा कोड नहीं लगाना है, चाहे कोई कुछ भी कर ले। 2027 के लिए आपको इतने में मिल जाएगा, ठीक है, 11 हजार रुपए में सब बुक्स इसमें सब मिलेगा। और देखिए 48 मंथ की वैलिडिटी वाला जो 2028 का कोर्स है भाई साहब, जो आपको मिल जाएगा केवल 30,000 रुपए में, 30,000 में। समझ में आ रही बात? तो ये दोनों चीजें आपके लिए हाईली अफोर्डेबल हैं मेरे हिसाब से अभी, और ये कभी भी खत्म हो जाएंगे, इसका कोई लास्ट डेट नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है, मतलब अभी मिल रही है, अभी पता नहीं कभी खत्म हो जाएगा, ये सेल कभी भी खत्म हो जाएगा। तो विदाउट मेकिंग एनी डिले आप इसको कर लें। और अगर आपसे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपना मोबाइल नंबर जो है वो मुझे सेंड कर दीजिए, अपना नाम बता दीजिए और मोबाइल नंबर, विरद VIRAD .Dubey, बीच में डॉट लगाइए, virat.dubey @studyIQ.com, इस पे भेज दीजिए, मैं आपका एनरोलमेंट जो है वो करवा दूंगा और आपको परेशानी नहीं होगी। SIP 2026 का अगर कोई बैच लेने जा रहा है, ध्यान रखिए भैया 25 नवंबर को बैच जो है वो क्लोज हो रहा है, इससे पहले एनरोलमेंट करवा लीजिए। तो नॉर्दर्न पोर्शन को हम थोड़ा सा मैप में बना लेते हैं एक पल के लिए, इसमें कोई खास नक्शे की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। तो आप वही जो क्या नाम है, जो सिंधु नदी है, आप सिंधु नदी बना लो, ऐसे करके सिंधु नदी जो है वो बना लो आप, ठीक है, सिंधु नदी बना लो, गंगा नदी बना लो इस तरफ से, क्योंकि गंगा नदी का यूज है, आप गंगा नदी बना लो ऐसे। गंगा की सहायक जो नदी है यमुना,
यमुना बना लो, और एक सहायक जो सतलज है वो सतलज बना लीजिए आप, सतलज, सतलज नदी बना लीजिए। इसी की जरूरत है और कुछ खास ज्यादा जरूरत नहीं है। और उत्तर भारत में उसी की जरूरत है। उत्तर भारत चाहे तो आप थोड़ा सा ड्रॉ करना चाहें तो ड्रॉ कर लीजिए, उत्तर भारत वाला जो नक्शा है अगर उसको आप ड्रॉ करना चाहें तो ड्रॉ कर लीजिए, और कुछ खास जरूरत नहीं है। ये नेपाल वाला पोर्शन जरूरी है, चाहे तो बना लें। ये सिक्किम वाला भूटान के लिए बनाइए, ऐसा करके बस, और कुछ नहीं। तो इसको, भारत की जो बाउंड्री है, ठीक है, इसको थोड़ा डिफरेंट कलर से मैं दिखा देता हूँ। तो डिफरेंट कलर के लिए भारत की बाउंड्री को सेलेक्ट करते हैं और बाउंड्री का कलर जो है वो रेड कर देते हैं, है ना। तो ये भारत की बाउंड्री हो जाएगी आपकी। या थोड़ा सा, चलो रेडी कर देते हैं। और बाकी जो नदियां हैं आपकी, नदियां क्या कर दें, ब्लू कर दें। चलो नदियों का पोर्शन आपका ब्लू कर देते हैं। नदियों का जो पोर्शन है वो ब्लू कर देता हूँ। नदियों का जो पोर्शन है वो ब्लू कर दो, ठीक है। अब बाकी चीजें यहाँ पर लिखने में आसानी हो जाएंगे आपके लिए। तो कुछ इस तरीके का मैप आप चाहे तो ड्रॉ कर लें। नॉर्थ का बस इतनी सी जरूरत है। और लोकेशंस को एक बार देख लेंगे, लोकेशंस जो है वो कहाँ पर क्या हैं। मतलब बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जनरली जो नॉर्दर्न पॉइंट हैं, उत्तर के जो इलाके हैं, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे इसमें एक इलाका है जिसका नाम है भद्राबाद। भद्राबाद आपका पड़ता है हरिद्वार में, और हरिद्वार कहाँ है, ऑब्वियसली उत्तराखंड में, ठीक है। तो इसमें आपको भद्राबाद इलाका जो है वो ध्यान रखना है। तो ये जो गंगा नदी आपको दिख रही है, अभी गंगा यमुना भी बताने की जरूरत तो होगी नहीं मेरे ख्याल से। तो हैदराबाद करीब समथिंग यहाँ पे कहीं पे लोकेट होता है, इस जगह पर। तो ये जो जगह है ये आपकी है कौन सी, भद्राबाद। भद्राबाद उत्तराखंड, उत्तराखंड, ठीक। तो एक ये है जो आपका ओपीसी कल्चर में लोकेशन को दिखाता है। एक जालंधर में पंजाब के पास में पड़ेगा जिसका नाम है कपटलोन। कपटलोन इलाका पंजाब में है, जालंधर में। तो ये सतलज नदी के आसपास आपको कहीं देखने को मिलेगा, तकरीबन तकरीबन इस जगह कहीं, ठीक है। इस जगह कहीं पे कपटलोन आप जगह लिख सकते हैं, कपट लोन, जालंधर, जालंधर पंजाब, ठीक है जी। तो दो लोकेशन आपकी यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा पश्चिम की तरफ अगर आप जाएंगे तो भरतपुर राजस्थान वाला जो इलाका है, यहां पे कहीं पे, इस जगह पर कहीं, ये एक इलाका इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसका नाम है नो। नो, ये पड़ता है आपका भरतपुर, भरतपुर राजस्थान में, ठीक है। और एक इलाका आपका बड़गांव है, और एक इलाका क्या नाम है, अंबाखेड़ी है। और दोनों ही आपके ये सहारनपुर में पड़ते हैं। तो तकरीबन तकरीबन आप मान के चलिए कि ये यहाँ पे कहीं पर, थोड़ा पतला कर लेता हूं मैं पेन को, ठीक है। तो एक तो इलाका आपका ये हो गया बड़गांव का, ये मान लीजिए अंबाखेड़ी, ये सपोज ये अंबाखेड़ी हो गया, अंबाखेड़ी। और यहीं पे आप बना लीजिए बड़गांव, बड़गांव, ये लोकेशन हो जाएगी। तो अंबाखेड़ी और बड़गांव ये दोनों आपके, आप कहीं लिख लीजिए, सहारनपुर में दोनों लोकेशंस पड़ते हैं, और दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है जो कि मेरठ में पड़ती है, और मेरठ में हस्तिनापुर का इलाका है, ठीक है। मेरठ में ये कौन सा इलाका है, हस्तिनापुर का। तो ये मान लेते हैं यहां कहीं पर इलाका है आपका हस्तिनापुर, हस्तिनापुर यहां पर। तो आप ब्रैकेट में कहीं पर लिख लीजिए मेरठ, ब्रैकेट में आप क्या लिख लीजिए, मेरठ। बहुत ही इंपॉर्टेंट इलाका है ये,
ठीक है। और एक और बहुत फेमस इलाका है जिसका नाम है अतरंजी खेड़ा, लेकिन अतरंजी खेड़ा पड़ता है एटा में। ठीक है, अतरंजी खेड़ा कहाँ पड़ता है? एटा में। तो समथिंग हियर वेयर, यहीं यहाँ कहीं पे एटा, अतरंजी खेड़ा। ठीक है, अतरंजी खेड़ा, एटा। ये वैसे आप कई बार अतरंजी खेड़ा को तो कई बार देख चुके होंगे, अतरंजी खेड़ा निश्चित रूप से आपने कई बार देखा है। इसी तरीके से आगे एक और जगह पड़ती है सैपई, सैपई, सैपई इटावा वाला जो पोर्शन है, इटावा है ना, इटावा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है सैपई। ठीक है, और एक जगह पड़ती है राधनपुर जो कि कानपुर देहात में है, कानपुर देहात, राधनपुर। मान के चलिए यहां कहीं पे होगा राधनपुर, ये हो गया आपका कानपुर देहात की एक लोकेशन। तो ऐसी कुछ लोकेशंस हैं जो उत्तर भारत में गंगा नदी के किनारे आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब निश्चित तौर पर आपको ये देखने को मिलेगी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, ये आपको ध्यान रखनी ही रखनी है। मतलब हर हाल में मैप में ऐसी चीजें आपके जो हिस्ट्री ऑप्शनल का पेपर है वहां पर पूछी जा सकती है, वहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। एक और लोकेशन है जो अहिछत्र, जो बरेली वाला लोकेशन है, तकरीबन तकरीबन बरेली, अहिछत्र। मान के चलिए कि यहां कहीं पर अहिछत्र, आप ब्रैकेट में चाहे तो बरेली लिख सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको बिसौली जगह बताया था, ये बदायूं के पास में बिसौली। ठीक है, तो ये आपका हो गया बिसौली। बिसौली कहां पर है? बदायूं में। ठीक है, बिसौली बदायूं में है, जहां से आपने तकरीबन तकरीबन पहली बार देखा था कि यहाँ से चीजें खोजी गई थी। इसके अलावा राजपुर परसू एक जगह पड़ती है बिजनौर के आसपास, तो राजपुर परसू थोड़ा सा यहीं कहीं पर, इस जगह पर राजपुर परसू आप देख सकते हो, यहाँ कहीं पे राजपुर परसू जगह है, तो ये राजपुर परसू जगह हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी लोकेशंस आप यहाँ पर डाल सकते हो, बना सकते हो। अब इसमें कुछ और भी इलाके हैं, मतलब ज्यादातर आप देख रहे हो कि गंगा नदी के घाटी के आसपास ही है, मतलब ऐसा नहीं है कि जो इधर उधर हो कहीं। अतरंजी खेड़ा जो है, इससे थोड़ा सा ऊपर आप जाओगे तो एक जगह पड़ती है जखेड़ा, जखेड़ा। तो जखेड़ा भी इसका एक इंपॉर्टेंट लोकेशन जो है वो देखने को मिलेगा। और जखेड़ा सुना है आपने? कासगंज, कासगंज वाला जो इलाका है उत्तर प्रदेश का, जखेड़ा वहां पर स्थित है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस मैंने आपको यहाँ पर बताए। और एक जगह पड़ती है शंगवेरपुर, शंगवेरपुर प्रयागराज वाला इलाका है, एकदम आगे की ओर जब जाओगे तो यहाँ कहीं पर आपको शंगवेरपुर देखने को मिलेगा, शंगवेरपुर। ये हो गया आपका प्रयागराज। तो ये शंगवेरपुर प्रयागराज वाला जो इलाका है, तो ये इलाका आपका किस चीज का है? ये ओपीसी कल्चर, ओपीसी कल्चर या ओपी कल्चर या ओपीसी जिसको आप बोल सकते हो, यानी कि गैरिक मृदभांड, मृदभांड संस्कृति, गैरिक मृदभांड संस्कृति। ये इंपॉर्टेंट लोकेशंस मैंने आपको यहाँ पर बताई। तो ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस थी मैंने आपको बताई। अब इसमें से एक दो चीजें और हैं जो आपको चाहिए कि आप इसमें जरूर ध्यान रखें, मतलब इस कल्चर से रिलेटेड जो एक दो चीज हैं वो आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे आपको अतरंजी खेड़ा के बारे में बताया, सैपई के बारे में बताया, नोह के बारे में बताया, तो इसको थोड़ा सा मैं रेड कर दे रहा हूं या फिर किसी डिफरेंट कलर से कर दे रहा हूं। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, अतरंजी खेड़ा मैंने आपको दिखाया, ये वाली लोकेशन, ये लोकेशन अतरंजी खेड़ा, सैपई ये बगल में जो है,
और ये जो 9 है, ये 3 लोकेशन जो आपको दिखाई, ये वाली और ये वाली, ये जो 3 लोकेशन है, इन 3 लोकेशंस की स्पेशलिटी ये है कि ये एकदम विशुद्ध गैरिक मृदभांड कल्चर यहां से मिले, यानी कि ये टिपिकली ओपीसी कल्चर प्लेसेस हैं, यहां से गैरिक मृदभांड मिला है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा नॉर्दर्न एरिया में जाओगे, जैसे ये वाला लोकेशन अगर आप देखो, ये वाला जैसे अंबाखेड़ी है, ये बहादराबाद है, यानी ये वाला लोकेशन जो है, ये अंबाखेड़ी वाला जो लोकेशन है, बड़गांव वाला जो लोकेशन जो है, ये अंबाखेड़ी वाला लोकेशन जो है, ये मृदभांड यहां से मिले हैं, यहां से गैरिक मृदभांड मिले हैं। लेकिन इन गैरिक मृदभांडों के साथ साथ इनकी स्पेशलिटी ये है कि ये हड़प्पा काल को भी शो करते हैं, यानी हड़प्पा संस्कृति का इनके ऊपर प्रभाव हमको देखने को मिलता है। बड़गांव में तो परवर्ती हड़प्पा संस्कृति के उदाहरण देखने को मिलते हैं, जो आलमगीरपुर से भी आपको देखने को मिलते हैं। आलमगीरपुर जो मेरठ के पास में आपको आलमगीरपुर देखने को मिलता है, वहां से थोड़ा सा यहीं पे कहीं पे आलमगीरपुर आपको देखने को मिलेगा। तो ये परवर्ती हड़प्पा के उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको अलग से थोड़ा सा याद रखना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको एक कल्चर के तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो पूरा का पूरा लोकेशन है, ये यहां से यहां तक का जो इलाका है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है ओपीसी कल्चर के दृष्टिकोण से। तो मैप में ओपीसी कल्चर में फिलहाल इतना ही। अगला लेक्चर जब होगा तो उसमें हम आपको यहां पर ये जो चित्रित धूसर मृदभांड जो है, पेंटेड ग्रेवेयर, जिसकी इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है, इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे होंगे। तो अगले लेक्चर में जरूर जुड़िएगा। फिलहाल ये आपको अगर समझ में आया तो इसका मैप ड्रॉ करिए, इसको लिखिए। ओपीसी कल्चर के बारे में और आप क्या जानते हैं उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो टाइम पीरियड में कुछ खास नहीं है, मतलब 1300 से 1200 के आसपास अगर देखा जाए तो ईसा पूर्व का समय यहाँ पर निर्धारित होता है। और इसको भी लेकर के कोई एग्जैक्ट टाइम पीरियड नहीं है, मतलब एग्जैक्टली ये किस समय के हैं ये इसके बारे में किसी को नहीं पता है। मोटे मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो 1200 से 1300 कहीं कहीं, और कहीं कहीं मतलब 1300 से 1200 कहीं कहीं, और कहीं कहीं 1300 से 1250 ऐसे करके लिखा रहता है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड ऐसे ही है, ठीक है। तो चलिए जाते जाते एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि भाई प्रतिज्ञा प्लस बैच में जुड़ने का सबसे बेहतरीन समय अगर कोई हो सकता है तो वो यही हो सकता है, इसी समय 2028 और 2027 के बैचेस में जिसमें से जुड़ना चाहो जुड़ लो, ठीक है। अभी जुड़ लो फटाफट, ठीक है। विरत लाइव कोड का इस्तेमाल कर लो आप। और अगर 2026 से जुड़ना चाह रहे हो तो मात्र 6999 या 4999 में विरत लाइव कोड के साथ आप जुड़ सकते हैं। सभी की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, ठीक है। आप स्टडी IQ का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे लिंक से दिया हुआ है। इस लेक्चर का PDF आपको मिलेगा। PDF कहाँ से मिलेगा? PDF पाने के लिए आप हमारे ये जो स्कैनर है आप इसे स्कैन कर सकते हैं। ये हमारा इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे आप स्कैन करके जुड़ जाइए, टेलीग्राम पे स्कैन करके जुड़ जाइए। तो टेलीग्राम जो है हमारा ये वाला, इस पे आपको PDF मिल जाएगा। टेलीग्राम है विरत दुबे 01, ठीक है, विरत दुबे 01। अगर स्कैन नहीं हो पा रहा है तो सर्च करो @विरत दुबे 01, आपको आराम से मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे स्कैन नहीं हो रहा है तो आप सर्च करो @विरत लाइव, और अपना मोबाइल नंबर आप मुझे सेंड कर दो यहाँ पर। मोबाइल नंबर या जो भी आपका कॉन्टेक्ट नंबर है, अपना नेम और अपना टारगेटेड ईयर, किस ईयर के लिए आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो हम आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो मिल रहा है वो मैक्सिमम डिस्काउंट हम आपको दिलवा देंगे बिना किसी तकलीफ के, ठीक है। आपको कुछ भटकने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जस्ट ड्रॉप योर दिस नंबर और हम आपको पूरा असिस्टेंस प्रोवाइड करा देंगे। जस्ट यू हैव टू पे एंड स्टार्ट स्टडी, ठीक है। तो मिलते हैं बैच में और मिलते हैं अगले लेक्चर में। PDF आपको यहाँ से मिल जाएगा। अपने दोस्तों को ये लेक्चर शेयर कर दीजिएगा। शुक्रिया। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।